अब एक खुल के बात करते हैं। आपका चैनल वैसे ही मैं देखता रहता हूँ, बड़े बेबाक हो के आप बोलते हैं। मैं यादव हूँ, मैं यादव लोगों को संबोधित करते हुए एक बात पूछता हूँ, आपको इस समय किस बात का गुमान है? कितने जज, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, मैं तो हूँ ना यादव, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में खोज के देखिए 1% से भी कम कितने यादव मिलेंगे? पार्टी है, पार्टी अलग चीज़ है, वो यादवों की पार्टी है। पार्टी अलग बात है, उस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। हिस्सेदारी की बात हम करते तो पार्टी में खुश हैं तो हाँ खुश रहें, एक लब निधान हो गया, नाच रहे हैं। उसी में नाचें। फिर प्रोफेसर नहीं चाहिए इसका मतलब, डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो फिर मस्त रहें। यादवों की बिहार में एगो पार्टी बन गई, एगो यूपी में, उसका झंडा लेके जय लालू, अजय मुलायम, जय अखिलेश, अजय तेजस्वी मगन है। यादवों को नहीं चाहिए जो आप बोल रहे हैं ना, उसको न जज चाहिए, न प्रोफेसर चाहिए, न वीसी चाहिए, बस सोशल मीडिया में जय तेजस्वी, अजय अखिलेश, जय जय अखिलेश। बिल्कुल ठीक बात है। लक्ष्मण यादव जातिवादी, हमेशा दलित, पिछड़ा, यही सब बात करते रहते हैं। जातिवादी कहते हैं लोग, और नहीं तो यादववादी कह देते हैं। यादववादी आपको? हाँ, आप हैं यादववादी। जज में अगर 90-95% जज एक ही जाति के बने तो ये जातिवाद नहीं है क्या? अगर ये जातिवाद नहीं है, मेरिट। हाँ, लालू यादव ठीक है, थोड़ा धार्मिक थे, वो दुर्गा उर्गा का पाठ करते थे, थोड़ा मानते थे धार्मिक, पगला बाबा के यहाँ भी जाते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत इन लोगों में कोई दोष नहीं है, लेकिन लालू यादव की राजनीति क्या थी? तेजस्वी यादव उसमें भाषण में बोले थे ना कि हमें लगा कि हमें आप लोग के बीच आना चाहिए और जो गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगने वाला तो सुनते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, अब सब सावरकर नहीं होगा, वो अपने नाम के आगे वीर जोड़ा था। कल को अखिलेश यादव कहने लगे कि कारसेवकों पर गोली चलाना गलती थी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अरे भाई, क्या होगा आपकी राजनीति का? अगर यही सब करना है तो बीजेपी से बढ़िया विकल्प आप थोड़े ही बन पाएंगे। जनेऊ दिखाया राहुल गांधी ने, मंदिर मंदिर घूमे, फिर भी जीती बीजेपी। अरे भाई, ये उनकी पिच है। यादव जा रहा है बीजेपी के साथ, निश्चित रूप से। तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी को, यादवों को समेटना ज़्यादा जरूरी था। नहीं, यादव नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी हों, मायावती जी हों, ये तीनों बड़े नेता हैं। मेरी अगर सलाह, तो खैर क्या ही वो हमारी मानेंगे, फिर भी मुझे अगर उन्हें सलाह देनी होगी ना, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप शोषक और शोषित को एक जगह मत करिए। सबकी विचारधारा को मानते हैं, वो अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, फूले की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा, परशुराम की भी विचारधारा को मानते हैं, यही मनुस्मृति की विचारधारा को तेजस्वी मान, थोड़ा थोड़ा सबसे नहीं, ऐसा नहीं है। कॉकटेल। लालू यादव ने कहा था कि एक मुसलमान पर 4 यादव लाठी लेके खड़ा हो जाए। वो धर्म कर रहा है, वो मंदिर मस्जिद किए जा रहा है, अजान, लाउड स्पीकर, और पाकिस्तान, कब्रिस्तान, बुलडोजर। इस देश में जाति के नाम पे भगवान है। क्षत्रियों का भगवान राम हो गया, ब्राह्मणों का भगवान परशुराम हो गया, नहीं है? लोहार का भगवान विश्वकर्मा जी हैं, लाला जी के भगवान चित्रगुप्त जी हैं, इस तरह से है ना। हाँ, सब है भाई। जाति तो इतनी बड़ी चीज़ है कि यूपी का सीएम जो इस समय व्यक्ति है, उससे जबकि योगी है, योगी का मतलब होता है आप कुल, गोत्र, परिवार, जाति, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। इंटरव्यू में भी इस चुनाव में बोला कि आपको क्षत्रिय लोग बोलते हैं, तो आपको क्षत्रिय होने पर गर्व है? कहा मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। ये वो जाति है जिसमें भगवान पैदा होते हैं। तो फिर योगी किस बात के तुम रहे? मोदी जब मुख्यमंत्री रहा तब तक नहीं बताया कि जात क्या है। प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति यह बता रहा है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, दलित को बना रहे हो राष्ट्रपति। नहीं, आप गलत हैं। बिहार गए थे चुनाव में मोदी जी, तो बोले थे मैं दलित माँ का बेटा हूँ। अच्छा, हमको याद है। अच्छा, मैं सर्टिफिकेट हो सकता है न, लेकिन तब हम ट्वीट भी किए थे कि ठीक बात, बिहार में बोलते हैं दलित माँ का बेटा हूँ, कहीं बोलते हैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। हाँ, हो सकता है उनकी जात बिहार में दलित में आती हो, हालांकि अपने से बनाए, वो फेक ओबीसी है। जो हम काम कर रहे हैं इसका तो उल्टे नुकसान है। बिल्कुल, बहुत खतरा है। कल को मैं जेल में हो जाऊंगा, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। ये समाज कहाँ जा रहा है? आप अपने प्रोफेसर को नहीं पहचान रहे हो, अपने एक्टिविस्ट उमर खालिद का क्या जुल्म है? 600 दिन से ज़्यादा जेल में है। वो विद्यार्थी था ना, और जो अपराधी है, बलात्कारी है, तिरंगा यात्रा उसके लिए निकलेगी। वो अजय मिश्र टेनी का बेटा बाहर घूमेगा, और प्रोफेसर हनी बाबू जेल में होंगे, प्रोफेसर अनिल तेलतुंबड़े जेल में होंगे। हमको चोट लगी है हाथ में, हम माथा की दवाई करें तो इससे बीमारी ठीक होगी? अब मथवा भी खराब हो जाएगा। अरे अल्लाह, जहाँ बीमारी है वहाँ नहीं इलाज हो रहा है, तो दूसरी जगह जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ इलाज कर रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ाते हैं? सोशल मीडिया पर बहुजन आंदोलन और बहुजन विचारधारा को लेके पूरा छाए हुए हैं लक्ष्मण यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कौन है लक्ष्मण यादव, ये आज हम जानने के लिए इनसे बात करेंगे। कौन है लक्ष्मण यादव? देखिए, मेरा परिचय क्या ही है, हम लोग यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले, और बहुत सामान्य सी पृष्ठभूमि, बचपन बहुत मुफलिसी में ही बीता, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मौका मिला।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन उससे पहचान हमारी वो नहीं है। अभी जिस पहचान की आप बात कर रहे हैं या जो लोग जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, वो तो पहचान केवल इसी बात की है कि जो सामाजिक न्याय का विचार है उससे थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा उसे जीना शुरू किया, और जहाँ मौका मिला ऐसे ही कहीं अगर अपनी बात रखने का, तो उस विचार के बारे में अगर कुछ बोला तो लोगों को पसंद आया, लोग प्रेम दे रहे हैं। बस इतना ही सही परिचय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ाते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, उसमें हिंदी पढ़ाता हूँ और अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूँ। अच्छा। 12 साल हो गए हैं और अभी मैं एडहॉक पर हूँ। अब इतना होने के बाद अब मुझे उम्मीद कम है, बाकी अब परमानेंट क्या होता है, हालांकि परमानेंट जैसा अब इस देश में ही कुछ नहीं बचा, तो लेकिन फिर भी ये खतरे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना बोल रिस्क लेके। हाँ, मतलब क्या फायदा, व्यक्तिगत कुछ फायदा तो नहीं दिखता इसमें? उल्टा नुकसान है ना इस क्या समय। नुकसान है? देखिए, इस समय फ़ायदा उनको मिल रहा है जो जिनकी ताकत है, सत्ता में जो है। अगर आप उनके मुताबिक बोलेंगे तो कई बार आप देखिए कि आप दलित हैं, पिछड़े हैं, कोई भी हैं, अगर आप उनके हैं तो वो आपको बड़ी बड़ी कुर्सी दे रहे हैं, बड़ा पद दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बना देगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, जो हम काम कर रहे हैं इसका तो उल्टे नुकसान है। बिल्कुल, बहुत खतरा है। अभी मैं आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में है ना प्रोफेसर रविकांत, बहुजन तबके से आते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की। चलो कुछ भी उन्होंने कहा, आप उनसे असहमत होकर के कैंपस में घुस जाएंगे और उनसे हाथापाई, और ये तो ये भी हो रहा है अभी। एबीवीपी वाला, एबीवीपी जो आरएसएस का मातृ, उसकी संगठन है, मातृ संगठन, वो तो अपने को बीजेपी से पुराना बोलता है, एबीवीपी। तो वो सारे लोग कर रहे हैं। बिहार में प्रोफेसर को मारा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। तो कल को कुछ भी हो सकता है। एक तो ये खतरा है, बाकी नौकरी परमानेंट होने की मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग तो बहुत दिनों तक लड़ाई लड़े कि जो जहाँ पढ़ा रहा है उसको परमानेंट करो। अगर इंटरव्यू करोगे तो इंटरव्यू में जब कुलपति तुम अपने विचारधारा का ले आ रहे हो, प्रिंसिपल बना रहे हो, तो अब खतरा समझ जाइए कि वो सब जगह तो राष्ट्रवादी, कथित राष्ट्रवादी वीसी आ रहे हैं। अखंड राष्ट्र वाले, अखंड भारत जो बनेगा, तो भाई यूनिवर्सिटी में सेमिनार किस बात पर होना चाहिए, समाज की क्या समस्या है। हमारे यूनिवर्सिटी में सेमिनार और शोध किस पर हो रहा है, मंदिर से क्या लाभ है, अखंड भारत कैसे बनेगा, धर्म की संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। तो ये पूरा माहौल बदल गया और विश्वविद्यालयों को अपमानित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है पूरे। अब जेएनयू में जो हुआ, डीयू में जो हुआ, एएमयू में हुआ, जामिया में हुआ, अब तो श्रृंखला हो रही है। जैसे पढ़ा लिखा होना अपराधी होना है, बुद्धिजीवी होना गाली होना हो गया। तो ज्ञान की संस्कृति के खिलाफ इस समय पूरा माहौल है, क्योंकि भीड़ अगर जनता को आपको बनाना है तो शिक्षा बर्बाद करो, लोगों को पढ़ने लिखने मत दो। यही इस समय हो रहा है। और इसमें बड़ा खतरा एक ये भी है कि 90 के बाद तो पहली बार ये 85-90% वंचित जमात जो है ना, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, ये पहली बार इन विश्वविद्यालयों तक आना शुरू हुए। और हम लोग लगातार हर मंच पर ये बात बोल रहे हैं कि भाई जो नई शिक्षा नीति लाई गई है ना, स्कूल तो पहले ही बर्बाद हो गए थे, विश्वविद्यालय वैसे ही पहले बर्बाद हो रहे थे, फंड काट दिया गया, नौकरी परमानेंट नहीं दे रहे, सिलेबस बनाने में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बावजूद अब नई शिक्षा नीति के आधार पर उन्हें पूरी तरह से बेच दिया है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको सब लोग कहेंगे कि लक्ष्मण यादव जातिवादी, हमेशा दलित, पिछड़ा, यही सब बात करते रहते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात, अभी जो जरूरी मुद्दा है आप बहुजन करते रहते हैं, दलित पिछड़ा करते रहते हैं, ये करते हैं, तो आप तो जातिवादी हैं लोगों की नज़र। हाँ, जैसे इस समय जो ना जिसको सरकार में मौका मिला देश को विकास करने का, अच्छा दिन लाने का, वो धर्म कर रहा है। वो मंदिर मस्जिद किए जा रहा है, अजान, लाउड स्पीकर, और पाकिस्तान, कब्रिस्तान, बुलडोजर, उसको कोई नहीं बोलता। जानते हैं नैरेटिव कैसे बनता है? सारा ये नैरेटिव बनाने वाले लोग कौन है? इसमें अगर आदिवासी होते तो आदिवासियों को मिस्टेकन आइडेंटिटी बना करके कह दिया, गृह मंत्री बोल रहा है सदन में कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी इसलिए हमने गोली मार दी। ये राष्ट्र किसका है? अगर इस राष्ट्र में आदिवासी जाति के नाम पर प्रताड़ित हैं, अपनी पहचान के नाम पर प्रताड़ित हैं, तो उनके पक्ष में खड़े होने में अब आदिवासी बोलना पड़ेगा। जैसे अगर महिलाओं के साथ अन्याय है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो महिला के हक में खड़े होने के लिए महिला का पक्ष लेना पड़ेगा। महिला शब्द का जिस पहचान पर दमन, शोषण, अत्याचार है, वही पहचान तो आगे रखेंगे। अब अगर हमको चोट लगी है हाथ में, हम माथा के दवाई करें तो इससे बीमारी ठीक होगी? अब मथवा भी खराब हो जाएगा। अरे अल्लाह, जहाँ बीमारी है वहाँ नहीं इलाज हो रहा है, तो दूसरी जगह जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ इलाज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि बीमारी जिस चीज़ पे है ना, उसको बोलना पड़ेगा। और इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना
कि हम जातिवादी कि तुम 95% ब्राह्मण सब बैठा हुआ है, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे ना कि अगर राष्ट्र सबका है तो कोई ओवर रिप्रेजेंटेड क्यों है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मैं तो ज्ञानी है। अरे महाज्ञानी है, ब्रह्मांड मुखस्य जायते ब्राह्मण, तो ऐसे ही नहीं हुआ। इसलिए एक तो ये होगा, ये स्वाभाविक है, आपको अपमानित किया जाएगा, आपके विमर्श को जातिवादी बताया जाएगा। लेकिन अगर सवर्ण वर्चस्व की पूरी तंत्र को देखेंगे, जैसे जज में अगर 90-95% जज एक ही जाति के बने तो ये जातिवाद नहीं है क्या? अगर ये जातिवाद नहीं है, मेरिट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि जब वो मेरिट है तो हम लोग भी असली मेरिट की बात कर रहे हैं। इस देश में 90% लोग अगर राष्ट्र को चलाने में, राष्ट्र के संसाधन में जगह नहीं है उनकी, तो हम उनकी बात करेंगे। तुम कुछ भी हमें नाम दो, हमें तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जातिवादी कहते हैं लोग, और नहीं तो यादववादी कह देते हैं। यादववादी आपको? हाँ, आप हैं यादववादी। अब यादववादी होने का मतलब क्या है? अगर देश के 15 प्रधानमंत्री में से 5 यादव बने होते, 50 जज में से 45 या 5 जज यादव बन गए होते, 5 तो कुलपति यादव ढंग से बन गए होते, तो हमको कहते अरे पुजारियों नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं भाई, यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बने, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसका लाभ भी हुआ, इसका नुकसान भी हुआ, दोनों चीज़ हुआ है। नुकसान क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? देखिए, लाभ ये हुआ कि भाई एक तो ये यादव के नाम पर नहीं बने थे। ये जितने उत्तर भारत में, चाहे लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, ये जिस दौर में पैदा हुए ना, समाजवादी आंदोलन से निकले लोग थे, इन्होंने सबको जोड़ा, जो वंचित शोषित थे, सबको, मतलब A to Z नहीं, A to Z को नहीं उतना नहीं जोड़ा। विचार कम से कम उनका तो किसान मजदूर मजलूम था। मुलायम सिंह क्या कहते थे? नौजवान और किसान। वो कभी नहीं परशुराम का फरसा लिए थे हाथ में, मुलायम सिंह यादव। अखिलेश जी लिए? अब अखिलेश, वो तो सबके सामने है, मैं तो पुरानी पीढ़ी को याद कर रहा हूँ। तुरंत के बोलिए। लालू यादव ठीक है, थोड़ा धार्मिक थे, वो दुर्गा उर्गा का पाठ करते थे, थोड़ा मानते थे धार्मिक, पगला बाबा के यहाँ भी जाते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत इन लोगों में कोई दोष नहीं है, लेकिन लालू यादव की राजनीति क्या थी, लालू यादव किसकी आवाज़ बने, लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो बिहार कई बार गया, लोग आज भी याद करते हैं कि लालू ने स्वर्ग नहीं दिया तो स्वर दिया, और बहुत हद तक मुझे इसमें सच्चाई दिखती है, क्योंकि वो केवल यादव के नेता होते तो ऐसा नहीं होता। मुलायम सिंह यादव केवल यादव के नेता होते तो कारसेवक को गोली नहीं चलवाते। लेकिन अब जो गति हो गई है, मुझे लगता है कि लोग, इनकी विरासत के लोग वो साहस नहीं दिखा पा रहे जो इनको विरासत में मिला था। या तो इसे कह लीजिए कि माहौल बदल गया जिसको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ गई। अरे भाई, मंदिर आंदोलन चल रहा है, मस्जिद ढा दी थी, पूरा हिंदू मय चल रहा था, पूरे देश में रथ यात्रा के नाम पर दंगा हो रहा था, और आपका नेता अपनी राजनीति की शुरुआत में ही गोली चलवाता है। ये मामूली बात है? वो मुल्ला मुलायम कहा उसको, क्या क्या अपमानित किया, फिर भी वो कभी माफ़ी नहीं मांगे अपने कृत्य पे कि हमसे गलती हो गई। मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में क्या कहा पता है? अगर ज़रूरत पड़ती तो और गोली चलवाता, क्योंकि मैं संविधान बचाने के लिए खड़ा था। इतना तेवर स्पष्ट, विचारधारा स्पष्ट थी, वो समाजवाद था, क्योंकि संघर्ष से पैदा हुआ, जमीन से निकले थे। अगर अब के लोगों की देखिए, हम लोग, लालू यादव भी तो आडवाणी जी को गिरफ्तार, हाँ, समस्तीपुर में रोका, रथ रोक दिया, और पटना के गांधी मैदान से जो बोला था, जिसकी वीडियो रिलीज पहले नहीं हुई, बुद्धिजीवी लोग, मेरिट वाले लोग वीडियो रिलीज नहीं किए थे, बाद में बिहार चुनाव 15 में शायद आया, तो वो बोले ना कि एक प्रधानमंत्री जान की कीमत और आम आदमी, मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा। अभी निकले मस्जिद में इबादत कौन, अभी लालू यादव निकले तो सीधे कहे ना कि आप इरिटेट कर रहे हैं मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के, आप उकसा रहे हैं कि दंगा हो। इतना क्लियर आज भी उस व्यक्ति का मिशन मूवमेंट है। हम लोग देखिए, हम लोग उनकी विरासत को कैसे संभाल रहे हैं लोग, दोनों युवराज? मैं उसकी आलोचना करूंगा। हम लोगों का काम देखिए, फिलहाल जिस जगह पे हम खड़े हैं, हो सकता है कल को हमारी जगह कोई और हो, लेकिन कम से कम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ ईमानदारी से बात तो करें। अगर हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया की बात करते हैं तो थोड़ी वैचारिक ईमानदारी हमें रखनी होगी, इसलिए आलोचना करनी होगी। आलोचना हमारी ये है कि आप उस दौर में खड़े हैं ना, आरएसएस अपनी विचारधारा से रत्ती भर भी पीछे नहीं हट रहा है। वो अपने सबसे चरम दौर में भी आरएसएस अंबेडकर के माला भी पहना रहा है, फूले की भी बात कर लेता है, कभी कभी दलित पिछड़ा को अपने साथ भी ले आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रत्ती भर विचारधारा समझौता का, विचार अपना इम्पोज कर रहा है। 370, ट्रिपल तलाक, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और सारा भगवाकरण पूरा शिक्षा का, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी विचारधारा समझौता कर रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है अपनी विचारधारा पर टिके हुए हों, ये भी परशुराम जी कैसी माला पहना दिए हों, जयंती मना लिए हों, माफ़ी मांग लिए हों। हालांकि देखिए, मैं एक बात कहूँ कि ये अगर आप ना
उनको नीति बनाने में शामिल कर लिए या उनके वोट से जीत गए, तो वो आपकी पॉलिसी मेकिंग को इतना इफेक्ट करेंगे। जैसे अब एक बात और खुल के बात करते हैं, जीत जाएंगे आपको लगता है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब एक खुल के बात करते हैं, आपका चैनल वैसे ही मैं देखता रहता हूँ, बड़े बेबाक हो के आप बोलते हैं। एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव ने क्या ठाकुरों को जोड़ने के लिए काम नहीं किया था? खूब किया था। मोहन सिंह से लेकर के तमाम ठाकुर नेता थे, लेकिन उसके लिए उनको ठाकुरवादी होना जरूरत नहीं था। एक पॉलिटिक्स होती है अंदर चैम्बर की पॉलिटिक्स, आप अंदर से समीकरण बनाते हैं। आप सामने से थोड़े ही चल जाएंगे कि हम जनेऊ दिखाने लगे राहुल गांधी की तरह। ये आपके राजनीति की विचारधारा से समझौता दिखाता है। अंदर तो अब आप सारा हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिशूल और गणेश जी को अगर पकड़ने लगे सार्वजनिक होकर, तो आपने विचारधारा छोड़ दिया। इसकी आलोचना तो करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव उसमें भाषण में बोले थे ना कि हमें लगा कि हमें आप लोग के बीच आना चाहिए और जो गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगने वाला तो सुनते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, अब सब सावरकर नहीं होगा, वो अपने से नाम के आगे वीर जोड़ा था। मैं इस पूरी टैक्टिस से बतौर मतलब हम हो सकता है दिल्ली में बैठ कर सोच रहे हैं, लेकिन ये जो परशुराम का फरसा पकड़ना हो, चाहे इस तरह की माफ़ी मांगनी हो, मैं इसे कहीं से उचित नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि अंततः फिर आप अपने को कल को अखिलेश यादव कहने लगे कि कारसेवकों पर गोली चलाना गलती थी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अरे भाई, क्या होगा आपकी राजनीति का? अगर यही सब करना है तो बीजेपी से बढ़िया विकल्प आप थोड़े ही बन पाएंगे। जनेऊ दिखाया राहुल गांधी ने, मंदिर मंदिर घूमे, फिर भी जीती बीजेपी। अरे भाई, ये उनकी पिच है। आप अपनी विचारधारा पर, विरासत पर डिगिए मत। स्टालिन ने जब अमित शाह और मोदी दोनों हमला किए ना, तो स्टालिन ने तमिलनाडु से अपनी भाषा में आंख में आंख डाल करके बोला कि आप हमसे लेगेसी की बात पूछते हैं, मेरी लेगेसी पेरियार के लेगेसी है। सुने तो ये वाला जो तेवर था ना स्टालिन का, वो अभी भी लड़ रहा है ना स्टालिन। सोशल कल्चरल मूवमेंट के पैरोकार हम लोग हैं। हम जानते हैं कि अभी हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है, लेकिन हम उसको जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। आप यादव हैं, आपकी बात यादव ज़्यादा मानेंगे। हम बोलेंगे तो कहेगा दलित बोल रहा है, ये जातिवादी है। यादव लोग जो हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आरएसएस के साथ जा रहे हैं, भगवा लहरा रहे हैं। हाँ, अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं? हाँ, ये चुनौती। यादव बीजेपी को वोट देता है कि नहीं? अरे भाई, ये तो देखिए, इस समय एक बात और बताऊं, कोई भी चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, ओबीसी हो, नॉन यादव ओबीसी हो, आदिवासी हो, आप किसी कम्युनिटी को नहीं कह पाएंगे कि वो उसमें से बीजेपी को देने वाले वोट नहीं है। सब में है। मुस्लिम छोड़ के मुस्लिम पर आप नहीं कह पाएंगे। मुसलमान इस देश में सबसे ईमानदारी से, स्पष्ट राजनीतिक समझ से कई बार काम करता है। बहुसंख्यक मुस्लिम, उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है। अच्छा, यादव जा रहा है बीजेपी के साथ, निश्चित रूप से। तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी को, यादवों को समेटना ज्यादा जरूरी था। नहीं, यादव नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, मायावती जी हो, ये तीनों बड़े नेता हैं। हम, मेरी अगर सलाह तो खैर क्या ही वो हमारी मानेंगे, फिर भी मुझे अगर उन्हें सलाह देनी होगी ना, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप शोषक और शोषित को एक जगह मत करिए। कुछ तो होती है अंडर टेबल पॉलिटिक्स, वो करिए आप। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ब्राह्मण और ठाकुर को अपनी पार्टी से निकाल दीजिए। एक तो टैक्टिस होती है ना, वो आप करिए। आइडियोलॉजिकल फ्रेम में कहाँ आप खड़े होंगे? अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो अपने लोगों को जोड़िए। तो वो सबकी विचारधारा को मानते हैं, वो अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, फूले की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा, परशुराम की भी विचारधारा को मानते हैं। यही मनुस्मृति की विचारधारा को तेजस्वी मान, थोड़ा थोड़ा सबसे नहीं, ऐसा नहीं है। कॉकटेल। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं तेजस्वी जी पर उतनी स्पष्टता से नहीं बोल पाऊंगा। अखिलेश जी को तो हम देख रहे हैं। अखिलेश जी ने इस चुनाव में क्या किया? सामाजिक न्याय की बात की, किसान, मजदूर और तमाम सवाल जो सरोकारी थे उस पर चुनाव लड़ा। उसके साथ साथ क्या कहा? जाति जनगणना कराएंगे, पिछड़ों के साथ अन्याय व पिछड़ों को जोड़ा। ये मैं इसकी बधाई देता हूँ अखिलेश यादव को। यही काम तेजस्वी को और करना चाहिए। तो अखिलेश जी तो हार गए। हाँ, क्योंकि वो ढंग से नहीं किए ना। 4 महीने में चुनाव नहीं जीता जाता। फिर भी आप आगे बढ़े हैं, फिर भी आप मजबूत हुए हैं। और चलिए, विपक्ष में चुनाव जीत, तो फरसा को भी क्रेडिट जा सकता है। नहीं तो वो तो CSDS लोक नीति का सर्वे बता रहा है ना। क्या बता रहा है? 89 to 90% ब्राह्मण और ठाकुर दोनों वोट बीजेपी को गया है। और ब्राह्मण और ठाकुर जातिवाद नहीं करते हैं, वो विकास के नाम पर वोट देते हैं। वो तो राष्ट्र के नाम पर वोट देते हैं, संस्कृति के नाम पर। लेकिन आप जो फरसवा पकड़े थे, उन्ना भी पकड़ते तो अंदर अंदर जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण ठाकुर है, सवर्णों में भी सारे सवर्ण जातिवादी होते हैं, ऐसा भी नहीं। जैसे सारे OBC सामाजिक न्यायवादी होते हैं, ऐसा नहीं है। उसी तरह से सवर्णों में भी सब वो नहीं है। तो जो वो नहीं है, जो जानता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी, वो तो आपके पास अपने आप रहेगा। उसके लिए आपको फरसा पकड़ने की जरूरत नहीं होती। और फरसा
कितना हिंसक प्रतीक है। ब्राह्मणों को आगे खड़े हो जाना चाहिए कि अरे भाई तुम किसको हमारा प्रतीक बना रहे हो। चाणक्य तक तो ठीक था। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे बोलते हैं कि आप इतिहास वगैरह भी पढ़े होंगे थोड़ा, धार्मिक, हाँ, रामायण वगैरह थोड़ा बहुत। आप परशुराम के बारे में बोलते हैं तो उनके बारे में पढ़े होंगे। मनोज तिवारी को तो जानते होंगे, सांसद हैं बीजेपी से, बहुत बड़े नेता हैं, गायक कलाकार हैं। उन्होंने क्लेम किया, दावा किया है कि परशुराम ने कभी भी क्षत्रियों का नरसंहार नहीं किया। जो अफवाह है ये बात जो बोलते हैं, इस तरह से हिंदुओं को तोड़ा जाता है। ऐसा वीडियो हम परशुराम जयंती पे उन्होंने, हाँ, जैसे भारत में जातिवाद था ही नहीं, अंग्रेजों ने आके बनाया। जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध हारे थोड़े थे, जीत गए थे। जैसे जो है ताजमहल के नीचे तेजो महल है, जैसे जो है मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, यही सब हो रहा है इस देश में। बोले हैं कि मनोज तिवारी ऐसे नहीं बोले, हम एकदम शब्दशः बोले। तो मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे लोग रामायण को लाते तो हैं घर में, लेकिन लोग जैसे कहते हैं कि लाल कपड़ा में झाँप के रख दो कवर का। रामायण में सबसे ज्यादा मेरा काम तुलसी पर है, कभी फुर्सत में बात करेंगे। तुलसीदास ने जितना मजाक परशुराम का बनाया और ब्राह्मणों का बनाया उतना किसी ने नहीं बनाया। सच कह रहा हूँ। परशुराम कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जे मर जाही, अरे बहुधनुई तोरी लड़काई, अरे लक्ष्मण, मेरा नाम तो खैर घर वालों ने रख दिया, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस का पढ़िए ना। लक्ष्मण इतना व्यंग बोलते हैं परशुराम से कि यहाँ कुहड़े की बात ही थोड़ा कोई उंगली दिखा रहे हो। अगर ढंग से हमको गुस्सा आ गया, भगवान हमारे बड़े भाई अगर इजाजत दे दें तो हम तुमको अभी ये बता देंगे कि हम क्या हैं। वो तो क्षत्रिय ब्राह्मण में क्या रिश्ता था, परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ के देखो। तो मनोज तिवारी नहीं पढ़े रामायण? मनोज तिवारी तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, उन पर तो हम कोई बातें नहीं करेंगे, अब उनका क्या ही तवज्जो दिया जाए। मैं कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है। अरे भाई नाली के गैस से चाय कैसे बनती है? बादल आ जाए तो रडार काम, कभी माफ़ी मांगे इस पे? अरे भाई ये देश में ही ज्ञान को अपमानित करो, बुद्धिजीवियों को अपमानित करो, गाली बनाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ, हर मंच से बार बार कहता हूँ, प्रोफेसर हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर हैं और वो जेल में हैं। मैं हर मंच से बोलता हूँ, कल को मैं जेल में हो जाऊँगा, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। ये समाज कहाँ जा रहा है? आप अपने प्रोफेसर को नहीं पहचान रहे हो, अपने एक्टिविस्ट उमर खालिद का क्या जुल्म है? 600 दिन से ज़्यादा जेल में है। वो विद्यार्थी था ना, और जो अपराधी है, बलात्कारी है, तिरंगा यात्रा उसके लिए निकलेगी। वो अजय मिश्र टेनी का बेटा बाहर घूमेगा और प्रोफेसर हनी बाबू जेल में होंगे, प्रोफेसर अनिल तेलतुंबड़े जेल में होंगे। ये देश किधर जा रहा है? मैं नेताओं से ज़्यादा अर्बन नक्सल, वही तो आपके विचारक अर्बन नक्सल हो गए। कल को हमें पढ़ाने नहीं देंगे, आप क्लास में घुस के मारेंगे ये लोग, तब क्या करेंगे? अम्बेडकर का नाम इसे हम लोग, देखिए हम लोग डरते वरते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। अरे हम कह रहे हैं हमारे हाथ में, एक हाथ में संविधान, एक हाथ में मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। ये दोनों ताकत देती है हमको, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से हम आए। तो हम क्या करते हैं कि हम रेफरेंस से बात करते हैं, और उस रेफरेंस में अम्बेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, आओ इनका विरोध करो। लेकिन मैं एक समाज की आलोचना कर रहा हूँ। नेता फेल हुआ, पास हो जाएगा। एक चुनाव अखिलेश हारे, तेजस्वी हारे, मायावती हारे, उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, मारे जाएंगे लोग, जैसे चंदौली में वो यादव लड़की मारी गई, मारे जाएंगे। ललितपुर में जो हो रहा है, पुलिस रेप कर रही है, ये आरोप उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर किसके घर पे चला? तो गरीब, कमज़ोर, मजलूम, वंचित, शोषित जो होगा ना, वो मारा जाएगा। ये नुकसान है बीजेपी के जीतने का। लेकिन समाज क्यों इतना खामोश है? समाज को कुछ भी नहीं समझ में आता। समाज का जितना भड़ास है सोशल मीडिया पे निकल जाता है। हाँ, गाली सड़क पे नहीं आ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यादव हूँ। मैं यादव लोगों को संबोधित करते हुए एक बात पूछता हूँ, आपको इस समय किस बात का गुमान है? कितने जज, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, मैं तो हूँ ना यादव, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में खोज के देखिए, 1% से भी कम कितने यादव मिलेंगे? पार्टी है, पार्टी अलग चीज़ है, यादवों की पार्टी अलग बात है, उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। हिस्सेदारी की बात हम करते, तो पार्टी में खुश हैं तो हाँ खुश रहें। एकलव निधान हो गया, नाच रहे हैं, उसी में नाचें। फिर प्रोफेसर नहीं चाहिए, इसका मतलब डॉक्टर, इंजीनियर नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो फिर मस्त रहें। पार्टी, फिर आपकी पार्टी क्या आपके वजूद को बचाने के लिए खड़ी हो रही है? इसकी आलोचना मेरी है। मैं देखिए, हम लोग पार्टी के लोग नहीं हैं, इसलिए उसकी तो आलोचना जितना है कर रहे हैं। समाज को हम एक बात समझा रहे हैं कि यादव जी लोगों, आप एक बात सोचो, जज, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर चाहिए कि नहीं? जमीन थोड़ी बहुत थी आपकी, जमीन तो बर्बाद हो गई। खेती किसानी कौन चाह रहा है? थोड़ी बहुत पूंजी है, वो भी खत्म हो जाएगी। देश में हिस्सेदारी कहाँ है? तो यादव में, फिर उसके बाद बढ़ो तो ओबीसी तक जोड़ो, फिर ओबीसी से दलित को जोड़ो। नहीं तो जोड़ने के मामले में तेजस्वी जी तो जोड़ रहे हैं। भूमियार यादव समीकरण नया बना है। लालू जी माई समीकरण बनाए थे, मुस्लिम यादव समीकरण, दलित उसमें पसंगा में था। उसके बाद तेजस्वी A to Z बनाए, फ्लॉप हो गया।
अब भूमिहार यादव समीकरण बनाए, हिट हो गया मुजफ्फरपुर में। अरे अब हिट हुआ क्या हुआ ये तो आगे की बात बताएंगे। जमीन की राजनीति पे मैं उतनी चूंकि पकड़ नहीं रखता हूँ, इसलिए इसकी आलोचना उस तरह से नहीं करूँगा। मैं एक ही जगह पे इसकी आलोचना करूँगा। चुनाव जीतने के लिए फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है, पॉलिटिकल हर पार्टी करती है। बीजेपी को भी लगा कि कौन नाराज हो रहा है तो ओबीसी को ज़्यादा टिकट दिया है, सबको लगता है। लेकिन बीजेपी अपनी विचारधारा से रत्ती भर भी पीछे नहीं हट रही है। मेरी चिंता ये है कि अगर सामाजिक न्याय के दल, समाजवादी आंदोलन से निकले दल, कांशीराम के बहुजन आंदोलन से निकले दल अपनी विचारधारा से समझौता कर लेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है और इस चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इनकी आलोचना इस बात में मैं करूंगा, विचारधारा की ही लड़ाई है। इस देश में जाति के नाम पे भगवान है। क्षत्रियों का भगवान राम हो गया, ब्राह्मणों का भगवान परशुराम हो गया, नहीं है। लोहार का भगवान विश्वकर्मा जी हैं, लाला जी के भगवान चित्रगुप्त जी हैं, इस तरह से है ना। हाँ सब है भाई। जाति तो इतनी बड़ी चीज़ है कि यूपी का सीएम जो इस समय व्यक्ति है उससे जबकि योगी है, योगी का मतलब होता है आप कुल, गोत्र, परिवार, जाति इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। इंटरव्यू में भी इस चुनाव में बोला कि आपको क्षत्रिय लोग बोलते हैं तो आपको क्षत्रिय होने पर गर्व है। कहा मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, ये वो जाति है जिसमें भगवान पैदा होते हैं। तो फिर योगी किस बात के तुम रहे? मोदी जब मुख्यमंत्री रहा तब तक नहीं बताया कि जात क्या है। प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति यह बता रहा है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, दलित को बना रहे हो राष्ट्रपति। नहीं, आप गलत हैं। बिहार गए थे चुनाव में मोदी जी, तो बोले थे मैं दलित माँ का बेटा हूँ। अच्छा, हमको याद है। अच्छा, मैं सर्टिफिकेट हो सकता है न हो। लेकिन तब हम ट्वीट भी किए थे कि ठीक बात है। बिहार में बोलते हैं दलित माँ का बेटा हूँ, कहीं बोलते हैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। हाँ, हो सकता है उनकी जात बिहार में दलित में आती हो, हालांकि अपने से बनाए, वो फेक ओबीसी है। अपने मुख्यमंत्री रह के अपने ही जाति, अटल बिहारी की सरकार यहाँ, वहाँ वो मुख्यमंत्री और अपनी बिरादरी को ओबीसी में लगा दिया। अरे ओबीसी जमात है ना। ओबीसी का मतलब ये वो तबका है जो हाथ से श्रम करता था, जो जाति के नाम पर वंचना झेला है। अर्जक लोग हैं, जिसे अर्जक संघ ने अर्जक बोला। बाबू जगदेव प्रसाद श्रमिक बोलते हैं, श्रमजीवी बोलते थे। इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा 100 में 90 शोषित हैं। तो शोषित लोग कौन है? 90। उसमें ये सब आते हैं। मैं देखिए, मेरा काम जो अभी है, जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि जो 90% की एका है ना, वो भले ज़मीन पर नहीं है। हम जानते हैं कि यादव वर्सेस नॉन यादव, अरे यादव में बहुत सारे गोत्र, बहुत सारे, लेकिन जानते हैं यादवों में भी अब नए पढ़े लिखे युवा से आप बात करिए, वो जानता है, समझता है। ऐसा भी नहीं है कि सारे यादव कामड़ ढो रहे हैं, सारे यादव भाजपाई संग। जिस दिन यादव कम्युनल हो जाएगा भाई साहब, क्या होगा इस देश में, कम से कम उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार में। ये मुलायम सिंह यादव जा रहा है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने एक बड़ा काम किया था। भले सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर उतना गहरा काम भले ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने इस जाति को कम्युनलिज्म से बाहर किया था। अगर ये वापस कम्युनल हो गए ना तो फिर क्या होगा? इसलिए ये चुनौती इन पार्टियों के ऊपर है। आप दमदारी से खड़े हो। ये लालू यादव ने कहा था कि एक मुसलमान पर 4 यादव लाठी लेके खड़ा हो जाए। वो लाठी की जरूरत सेकुलरिज्म को है, वो लाठी की जरूरत बहुजन आंदोलन को है। इस समय जरूरत है। लालू यादव में जो रीढ़ थी, हाँ, मुलायम सिंह में वो रीढ़ है नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसीलिए उनको याद भी कर रहा हूँ। वो जमीन से निकले लोग थे। तमाम खामियां मिलेंगी आपको। मैं कांशीराम से भी असहमत हूँ, मैं लालू यादव से, मुलायम सिंह। फिर भी मैं कह रहा हूँ, इन तीनों के होने का असर आप देखेंगे। यूपी बिहार बदल गया। अगर अब इन तीनों की विरासत आप नहीं बचा पाएंगे और वापस अगर संघ की दिशा में सब चला गया तो ये पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ, थोड़ा दिल बड़ा करो, नाक छोटी करो। इस समय हो क्या रहा है, बहुजन आपस में लड़े जा रहा है। कोई दलित पिछड़ा से पिछड़ा, यादव उससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है। यादव नव सावंती बन रहे हैं। नहीं, सब नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ सब, मैं ज्यादातर। लेकिन मैं आप नहीं मानेंगे इस बात को? मैं कह रहा हूँ कि आप मानते हैं कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूँ, दलित उत्पीड़न में सबसे ज्यादा जो केस आता है यादवों का आता है। जानते हैं इसका पलट के दूसरा वर्जन क्या देते हैं वो लोग कि SC ST एक्ट जो किसके ऊपर लगा, ओबीसी के ऊपर लगा। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दोनों बातों में सच्चाई हो सकती है और होगी। निश्चित रूप से ये उत्पादन संबंधों का मामला है। जमीन जिसके पास है और जो मजदूर है, दलित क्या है, दलित के पास जमीन तक नहीं थी। तो ये जो टकराहट है वो सामाजिक टकराहट थी। इसे बीजेपी और RSS ने हवा दिया। हम लोग क्या कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम करा। हाँ, थोड़ी बहुत टकराहट अगर थी भी कहीं, उसको कम करो भाई। ये लालू यादव करते हैं। हाँ, और हम लोग भी यही काम करना चाह रहे हैं कि भाई देखो, आपका टकराहट यादव का कुर्मी कोयरी से नहीं है झगड़ा। कोई झगड़ा करवा रहा है तो दुश्मन है वैचारिक रूप से। वैसे ही ओबीसी का दलित से कोई झगड़ा नहीं है
है भाई। अभी थोड़ा बहुत कहीं कहीं अपवाद में हो जाए बात अलग है, अपवाद में होगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जानते हैं वैचारिक रूप से, दार्शनिक रूप से और सोशल और कल्चरल रूप से इन सारी जातियों की हकमारी जिस नाम पर हुई है वो जाति है। ऐसा नहीं है कि यादव कोई इतने ताकतवर हो गए हैं कि यादवों का साम्राज्य चल रहा है। राजनीति एक चीज़ है, राजनीति में दिख रहा है, बाकी किस जगह पे कितने कुलपति बने यादवों के, उसे तो मतलब है नहीं फिर भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए एक पार्टी यादवों की बिहार में वो पार्टी बन गई, एगो यूपी में उसका झंडा लेके जय लालू, अजय मुलायम, जय अखिलेश, अजय तेजस्वी मगन है। यादवों को नहीं चाहिए जो आप बोल रहे हैं ना, उसको न जज चाहिए, न प्रोफेसर चाहिए, न वीसी चाहिए, बस सोशल मीडिया में जय तेजस्वी, अजय अखिलेश, जय जय अखिलेश। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस समय जो पॉलिटिकल नरेशन बन रहा है ना, बीजेपी के आने ने क्या किया, जैसे वो विरोधी को भी पिच देती है, वैसे ही हर पार्टी में एक खास किस्म के लोग पैदा हो गए हैं जिन्हें कुछ लोग भक्त भी कहते हैं। आप बसपा की आलोचना करिए, बसपा का ट्रोल आपके सामने आ जाएगा। भाई हमला करता है। हमने कहा बीजेपी को हरा रही है अगर सपा गठबंधन, तो इस समय इसी को वोट दे दो, ये हमने कहा। इसका मतलब थोड़ा कि हम सपाई हैं यार, हम उनके मुंह पे सपाई नहीं है। अरे भाई हमने कहा परशुराम का फरसा आपका विनाश करेगा। CSDS लोक नीति का आंकड़ा बता रहा है, बूथ हार गए इनके सवर्ण नेता। 53 टिकट दिया था ब्राह्मणों को और 3 तो जीते हैं, वो तो वैसे भी जीते। प्रोग्रेसिव ब्राह्मण आपके यहाँ, आपको कभी सफाई देनी पड़ी थी क्या कि छोटे लोहिया जो क्या नाम था इनका, मिश्रा जी, जनेश्वर मिश्र, जिनके नाम पार्क, जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया बोले जाते तो विचारधारा, अरे उसके लिए तो आपको फरसा पकड़ने की जरूरत पड़ी थी। अरे आपके पास वैसे ही प्रोग्रेसिव लोग थे जो सवर्ण भी थे, उसके लिए आप विचारधारा समझौता नहीं करना था, वो आपको वैसे ही देता। माने कि आपके पास ऑलरेडी विचारधारा है, उसका भंडार है, लेकिन उसको आप नहीं ला रहे हैं, आप दूसरे जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सवर्णों में जो प्रोग्रेसिव, समझदार, सेकुलर, डेमोक्रेटिक लोग होंगे वो आपकी तरफ होंगे। उसके लिए आपको अपनी विचारधारा छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज वो एक छोटा सा तबका है ना जो संवर्ण हो करके भी लालू को पसंद करता है, वो थोड़ा सा है, लेकिन लालू मुलायम मायावती के साथ है। आप उसको खुश करने के लिए अगर आप विचारधारा छोड़ देंगे तो संवर्ण सारा आपको अपना नहीं मानेगा। जैसे जैसे हर जाति में इतनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना नहीं है ना, उसी तरह से जैसे इन पार्टियों की आलोचना जो हम लोग कर रहे थे, यादवों में भी सारे सपाई यादव नहीं है भाई। यादव इतने नाराज हैं सपा से इस समय। आप चलिए ना देखिए, चंदौली अखिलेश यादव को क्यों जाना पड़ा? उनको समझ में आ गया कि बेटी को मार दिया, पुलिस मार रही है, पुलिस स्टेट बन गया, सपा के कार्यकर्ता जेल में है। अखिलेश यादव पर इतना दबाव पड़ा कि अब निकल के जेल में मिलने गए। अच्छा, एक बीजेपी कार्यकर्ता होते हैं बग्गा, क्या नाम है, तेजिंदर सिंह बग्गा। बग्गा को बचाने के लिए 3 पूरी बीजेपी उतर गई थी। वो बलात्कारी को भी बचाने उतर जाती है, और हमारा व्यक्ति एकदम ना तराजू लेके 24 कैरेट खोज रहा है। हमारे दोनों जगह दिक्कत है भाई, राजनीति में भी ये दिक्कत है। देखेंगे, अरे ये तो कभी हमारा तो विरोध में बोला, एक बार हमारे विरोध में बोला था, इसके साथ नहीं खड़ा। ये भाषण में बोला था कि फरसा पकड़ने, तो इसको नहीं सपा, जाकर लोग शिकायत करते हैं। आप ही जैसे अखिलेश यादव खिलाफ बोली थी थोड़ा सा, मतलब मैं अखिलेश के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कहा कि हाँ आलोचना कर रहा हूँ कि भाई फरसा आपका मतलब ठीक है। कल को अगर आपके बारे में खड़ा होने की बारी आएगी, वो सब शिकायत करेगा, स्क्रीनशॉट। अरे लक्ष्मण यादव तो फरसा वाला बयान दिए थे आपके खिलाफ, तो कहेंगे छोटे छोटे। लेकिन बीजेपी अपने बलात्कारी को बचाती है, बीजेपी तो बचाती ही रही है, एक नहीं कई उदाहरण है। हमारे लोगों को ये सीखना होगा। मैं फिर से आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं ना, बहुत नाजुक दौर है ये। इसमें यादव भी मारा जाएगा, और यूपी में जाके देख लीजिए यादव पर क्या हो रही है इस समय। इस समय कुर्मी कोयरी भी मारा जाएगा, केशव मौर्य का क्या हाल हुआ, उसके बाद पटेलों की हत्या, अब भी इलाहाबाद में क्या हुआ, दलित मारे गए, ललितपुर में क्या हुआ, ये सारा कुछ हो रहा है। मारे हम ही लोग जाएंगे, फिर भी हमें आपस में लड़ाया जाएगा। हमें नेता में अपने बहुजनों को आपस में लड़ाया जाएगा, माल खाया जाएगा। अरे भाई इसीलिए 15% 10% लोग हैं वो, अगर सब एक हो गए तब भी वो पूरा मंदिर नहीं बचा पाए। एक चीज़ कहा जाता है कि जो अगड़ी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, लाला हो, ये लोग माहौल बनाते हैं चुनाव में, ये लोग हवा बनाते हैं। मीडिया में यही लोग हैं। ब्राह्मण जैसे नाराज था यूपी में, ब्राह्मण नाराज था तो कहाँ गया भाई? 90% ब्राह्मण भाजपा में चला गया। माहौल अखिलेश का बनाए, भीड़ तो आती थी, भीड़ ब्राह्मण के नहीं आती थी। देखिए जो जनता, उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जनता को अखिलेश यादव की बहादुरी इतना ही कहिए कि उनको दिखने लगा कि बीजेपी को हरा सकते हैं। नहीं तो कोई बहुत मेहनत नहीं की थी, मैं आलोचना कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मेहनत मुलायम सिंह यादव करते थे। मुलायम सिंह यादव का इतिहास पढ़िए, जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, दैनिक जागरण जैसा अखबार एक खबर निकाला,
पता चल गया उनको, उन्होंने कहा कि अखबार बिकने न पाए, जलवाया है अखबार, वो नाम है मुलायम सिंह यादव का, गोली चलवाई है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कई खबरें छपी, झूठी खबरें। जिसको यश भारती दिया वो इनको टोटी चोर बना दिया भाई, गंगा जल से घर जुलवाया, इतना अपमानित किया इनको। अरे भाई अभी भी खड़े हो जाओ ना, आप बाह पीछे की तरफ फैलाओ, 90% लोग आपके हैं। ओबीसी को जैसे जोड़ा था ना, सारे ओबीसी को अखिलेश यादव जोड़े, घर घर जाओ, एक जिले में जाओ, 3 दिन राती में वहाँ रुको ना, आप मेहनत तो करो, यही काम करो, अपने कैडर को कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम दो। लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलाते थे, जरूरत नहीं है A to Z में इस विचारधारा की कहीं जरूरत नहीं। अगर ये सब करेंगे तो फिर हम तो आलोचना करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं लोहिया प्रशिक्षण शिविर। आप A to Z की भी बात करें, बहुजन नहीं, ये दोनों नहीं चलेगा, दोनों तो भाई एक साथ नहीं चलता। अब हाथी जो है और गणेश दोनों एक साथ नहीं रहेगा। एक हमारा दोस्त है, वो जब बसपा की आलोचना किया करता था तो उसने एक बात कही थी कि जब गणेश अगर बनाएंगे हाथी को तो पहले मारना पड़ेगा, गला काटना पड़ेगा, तब गणेश बनेगा। इसका मतलब ये एक विचारधारा समझौता करना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, हमारी पूरी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, जो एक विचार का नाम है। उसके पास अखंड भारत कर रहा है भाई, वो जहर फैला रहा है। आपके पास समाजवाद, अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, जो कह लो, इन सब का निचोड़ मिलाओगे ना तो सामाजिक न्याय बनेगा। बीजेपी के तो कई अघोषित प्रवक्ता हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, ये वो खूब सोशल मीडिया कितना जहर वो सब फैलाते हैं। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, हम लोग की बात तो अब थोड़ा थोड़ा लोग सुनने लगे हैं। अरे भाई क्या क्या वो नफरत। आपके पास कहाँ है वैसे अघोषित वक्ता प्रवक्ता? कोई नहीं है इनके पास। घोषित प्रवक्ता कितने हैं वो छोड़िए, अघोषित की बात ही छोड़िए। वन मैन पार्टी बना दी। ट्रेनिंग इसीलिए बहुत जरूरी चीज होती है कि आपके यहाँ लीडर तैयार होते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर ने पूरे यूपी चुनाव में बहुत सारी बातें की, उसमें एक बात बड़ी अच्छी कही कि ये लोग लोडर तैयार कर रहे, लीडर नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन पार्टियों विपक्ष में होना बुरी बात नहीं, चुनाव हारना बुरी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव चुनाव हारे, मायावती आ रही है, अखिलेश, तीनों को मैं संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है। आज से अगर आप खड़े हो जाओ ना ढंग से कि ये 90% वंचित शोषित हमारे लोग हैं, हम जिले जिले जाएंगे, हम कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे। इतना टाइम, इतना मेहनत नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो फिर आप इतना नहीं करेंगे। आज भी तेजस्वी यादव की जो पीसी आई, कुछ नया नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। इससे फिर आप बीजेपी से नहीं लड़, कुछ नया बोले ही नहीं। बीजेपी वो पार्टी है जीतने के बाद भी अखंड मेहनत। लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ सरकार की आलोचना करके नहीं सरकार बना लेंगे। इंतजार कर रही है जैसे कांग्रेस में इतना बुरा विपक्ष कभी दुनिया में नहीं रहा होगा। कांग्रेस अपना कुछ तय नहीं कर पा रही, वो इंतजार कर रही, बीजेपी से नाराज होंगे लोग हमारी तरह। अरे ईवीएम कर लेगा, पैसा बांट देगा, लाभार्थी बना देगा, हिंदू मुस्लिम कर देगा, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान लाउड स्पीकर कर देगा। एक तरफ मुल्ला ठीक कर रहा है कि भाई मारा जा रहा है कि मुल्ले ठीक हो रहे हैं, ये भाषा बोली जा रही है, आप कहाँ से लड़ पाओगे? अरे भाई ये मुस्लिम की बात बोले तो अमित शाह बंगाल गए थे कुछ दिन पहले, बोले कि महामारी कोरोना खत्म होगा फिर से CNRC ना लेंगे। अरे भाई कुछ भी कर सकता है ये। CNRC छोड़िए, एक फिल्म बना करके इस देश में कितना सांप्रदायिकता फैलाई गई है। अभी चुनाव यूपी इलेक्शन के बाद खुलेआम जहर फैलाया जा रहा है। अजान का विवाद, लाउड स्पीकर का विवाद, मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी, ये वो, पूरे देश में ऐसा लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं, महंगाई मुद्दा ही नहीं। जनता क्या कर रही है भाई? मैं जनता से पूछ रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है टीवी देखने में? अरे ये नोएडा के जो गैंग बैठी है ना, ये आपके बच्चों को दंगाई बना रही है। हम लोग हर जगह जाके ये बोल रहे हैं, अरे भाई शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई इतनी आ गई, और आप लोग मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी ये वो किए। उन लोग का जो फोर्स है बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसके पास क्या है? पैसा भी उनके पास है, उनका काम नफरत का लड़ाने का। ज्ञान विवेक विज्ञान तर्क विवेक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इनको अपमानित भी इसीलिए किया जा रहा है कि मूर्खों की जमात पैदा हो। हमारा काम इसलिए बहुत कठिन होता जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, राजनीतिक हार उतनी मुश्किल नहीं होती। अगर हम वैचारिक हार गए ना, एक पार्टी तो नई आप बना लेंगे, नेता नया पैदा हो जाएगा। समाज नेता बनाता है, कोई नेता पेट से पैदा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या, समाजवादी पार्टियों में तो पैदा पेट से ही हो रहा है। नहीं, अब इससे बहुत अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत दिन तक नेता नहीं टिकेंगे। अजीत सिंह एक बहुत अच्छे उदाहरण है। अजीत सिंह फेल पॉलिटिशियन होते साबित होते गए, उनसे बेहतर काम जयंत चौधरी कर रहे हैं। और ये नागमणि, अरे बहुत सारे लोग। अरे भाई इतना अगर होता तो बाबा साहब के जो बेटे, या बाबा साहब के तो खैर कितनी कुर्बानी देनी पड़ी उन्हें, जगदेव बाबू के बेटे सबसे आगे होते, कर्पूरी ठाकुर के वंश में। मैं मंडल साहब की ज़मीन पर गया था अभी पिछले दिनों मधेपुरा, वहाँ तो सामाजिक न्याय की बाहर आ जानी चाहिए थी, और वहाँ तो किससे कुछ और सुनाई दे रहे हैं कि मंडल साहब की विरासत के लोग जाने कहाँ बैठे हुए हैं। विरासत से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर विरासत से आप आए तो थोड़ी लेगेसी आपको मिली है, आधा काम आपका हो गया, आधा आपको साबित करना है, वो आप सड़क पर लड़के कर लीजिए। मैं फिर से
लेकर आओ, मेरी चिंता समाज है, मेरी चिंता नौजवान है, युवा हैं, भाई उनसे बचाइए, तभी आपका भविष्य बचेगा। चलिए, तो लक्ष्मण यादव जी से, प्रोफेसर साहब से लंबी बातचीत हुई और बहुत मुद्दों पे बात हुई। आपका क्या कहना है इस बातचीत पे, पूरे बातचीत पे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।